चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे आएंगे बारी बारी से आएंगे तो उनको ऐड करते जाएंगे, लेकिन क्लास का टाइमिंग कम है। चलिए, तो ये हम लोग का क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये हम लोग को का क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। बच्चों सब बीच में आते रहता है ना, ये डिस्टर्ब करता है। सर अपने से हो जाएगा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए ठीक। चलिए, तो ये हम लोग का क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, और गौर से समझिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें 20 से क्वेश्चन उठा करके पूछे जाते हैं। जैसे अब यहाँ देख रहे हैं क्या कि ये क्या हम लोग का नोज है, और ये नोज का जो ओपनिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिससे एयर अंदर जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। तो जैसे नॉस्ट्रिल से एयर अंदर जाएंगे तो नोज के अंदर में क्या होता है, हेयर होते हैं, माइन्यूट हेयर होते हैं, म्यूकस निकलते रहते हैं। जो एयर इन्वायरमेंट से नोज के अंदर गया तो हेयर और जो म्यूकस है वो एयर को प्यूरिफाई कर देते हैं, और प्यूरिफाई करने के बाद उसको कहाँ भेजते हैं, ये जो रास्ता है उसको हम नेसल पैसेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेसल पैसेज, जिससे हवा जो है वो लंग्स के अंदर जाती है, उस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, नेसल पैसेज बोलते हैं। ठीक है। अब इससे नेसल पैसेज का काम क्या है कि जो गर्म हवा, एक्चुअली जो इन्वायरमेंट जो हवा है वो एक्चुअली नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कहीं ज़्यादा है या कम है, तो जैसे वो एयर अंदर नोज के अंदर जाएगी तो एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे पहले एडजस्ट होती है, और फिर हेयर और म्यूकस से क्या होती है, प्यूरिफाई होती है, और प्यूरिफाई होने के बाद ये कहाँ आती है, ये फायनिक्स के पास आती है। ये फायनिक्स क्या होता है, जो नेसल चेम्बर कहाँ आके खुलता है, ये फायनिक्स में आके खुलता है। देखिए यहाँ पे ये जो है आपका ओइसोफेगस वाला है, ये जो पाइप है देखिए एक ही जगह पॉइंट है जहां से क्या हो रहा है, दोनों आके मिल रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फायनिक्स बोलते हैं। अब यही फायनिक्स क्या होते हैं, आगे नीचे से क्या होते हैं, इससे निकलते हुए आगे की तरफ आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सभी बच्चे का इतना, यहाँ पे गर्दन के पास थोड़ा सा निकला हुआ रहता है आगे की तरफ, इसको हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। जो क्या है आपका, एडम्स एप्पल। और इसी के पास क्या होते हैं, एक साउंड बॉक्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैरिनिक्स बोलते हैं। ये साउंड बॉक्स को हम, लैरिनिक्स को कॉमन नेम क्या है, साउंड बॉक्स। इसी से क्या होता है, साउंड जनरेट होते हैं। अब इसके बाद क्या होते हैं, लैरिनिक्स के बाद क्या है, एक कार्टिलेज का बना हुआ एक क्या है, पाइप है। एक कार्टिलेज का बना हुआ है, सी शेप कार्टिलेज का रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, और एक कार्टिलेज का बना हुआ है एक, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। और ट्रेकिया से होते हुए, हाँ, इससे होते हुए क्या हुआ, ये आ जाते हैं, ये जो मोटा वाला पाइप इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंकस बोलते हैं, या ब्रोंकस बोलिए, या इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकस बोलिए या इसको हम, हाँ, ब्रोंकाई। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जब ये ब्रोंकियाई फर्दर डिवाइड हो गए, यहाँ देखें फर्दर डिवाइड हो गए, इधर डिवाइड हो गए, इधर डिवाइड हो गए, तो इस छोटे वाले माइन्यूट वाले ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। याद रखिएगा, मोटे वाले पाइप को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकाई बोल रहे हैं, ब्रोंकियोल्स। हाँ, ये जो माइन्यूट पाइप है ये सबको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और लास्ट में जो इंड हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे एयर आके रुकता है इसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली। हाँ, इसका नाम क्या है, इसको एयर सैक बोलते हैं। कॉमन नेम क्या बोलते हैं इसको, एयर सैक्स। मतलब हाँ, एयर सैक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हवा जो है यहाँ पे आके फिलअप होते हैं। सैक्स मींस होता है बैग, याद रखिएगा, एयर बैग बोलते हैं। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे एयर आके रुकता है। अब तो ये तो हो गया सिंपली स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे रुकता है, हाँ, कैसे एयर अंदर आ रहे हैं। ठीक है, पहले नॉस्ट्रिल में जाएंगे, नॉस्ट्रिल से नेसल पैसेज में जाएंगे, नेसल पैसेज से फिर कहाँ जाएंगे, नेसल पैसेज से फिर कहाँ जाएंगे, आपके फायनिक्स में जाएगा, फायनिक्स से फिर कहाँ जाएगा, लायनिक्स में जाएगा, फिर ट्रेकिया में जाएगा, फिर ब्रोंकाई में जाएगा, फिर ब्रोंकियोल्स में जाएगा, फिर एल्वियोली में जाएगा। तो ये सीक्वेंस में जाएगा। हाँ, तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। पूछा था, आप लोग बोलिए नहीं,
आप लोग बोलिएगा तो फिर दूसरे बच्चे सुन नहीं पाएंगे। ब्रोंकियोस्पिटल है। ठीक है सर। हाँ, आप लोग बोलिए नहीं, आप लोग सुनिए, और कुछ क्वेश्चन होगा तब आप पूछिएगा, ठीक है ना? नहीं, दूसरे बच्चे नहीं सुन पाएंगे ठीक से। तो ये इतना समझ में आया आपको? कोई पूछेगा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम या जो एयर जो पास हो रहे हैं उसका क्या क्या सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिएगा। पहले वो नोज में नोस्ट्रिल में जाएगा, फिर नेसल पैसेज में जाएंगे, फिर फेरेनिक्स में जाएगा, फिर लैरिनिक्स में जाएंगे, फिर ट्रेकिया में जाएगा। ट्रेकिया के बाद फिर कहाँ जाएगा? ब्रोंकाई में जाएगा, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में जाएंगे, फिर अल्वियोली में जाएंगे। हम यहाँ पे सीक्वेंस लिख देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहले जो एयर है कहाँ जाएगा? नोस्ट्रिल में गया। नोस्ट्रिल के बाद फिर कहाँ जाएगा? नेसल पैसेज में जाएगा, नेसल पैसेज में जाएंगे। इसमें हो सके कि एग्जाम में एक दो ऑब्सेंट रहे, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन किसके बाद है। नेसल पैसेज के बाद फिर कहाँ जाएगा? फेरेनिक्स में जाएगा। फेरेनिक्स के बाद फिर कहाँ जाएगा? लायनिक्स में जाएगा। लायनिक्स में जाने के बाद फिर ये कहाँ जाएगा? ट्रेकिया में जाएगा। और ट्रेकिया के बाद फिर कहाँ जाएगा? ब्रोंकाई में जाएगा। ब्रोंकाई में जाएगा, फिर ब्रोंकाई से फिर कहाँ जाएगा? ब्रोंकियोल्स में जाएगा। ब्रोंकियोल्स में जाएगा, और ब्रोंकियोल से फिर कहाँ जाएगा? एल्वियोली में जाएगा। तो ये सीक्वेंस है, याद रखिएगा आप लोग। तो दूसरा क्या है कि जब हम लोग देखिए यहाँ पे जो है, इसको मिटाते हैं, अगर नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं क्या कि ये फाइनिक्स क्या है? कॉमन जगह है जहाँ से फूड पाइप भी और विंड पाइप दोनों आके मिला हुआ है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो विंड पाइप जो यहाँ से गया हुआ है, इसके ऊपर एक पतला सा क्या है? ढक्कन है, कार्टिलेज का बना हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस का काम क्या है कि ये विंड पाइप को क्या करता है? ढक लेता है। जब हम फूड खाना जब निगलते हैं, जब खाना खाते रहते हैं या पानी पीते रहते हैं, उस समय क्या होता है? एपिग्लोटिस क्या करता है? ट्रेकिया को क्या करता है? ढक लेता है, विंड पाइप को ढक लेता है, जिससे जो खाना है और पानी है वो हमारे ट्रेकिया में नहीं जाते हैं, और हम लोग क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। जब याद या कभी देखिए, जब हम लोग को वो कभी कभी अचानक से खाते खाते सड़क जाता है, तो ऐसा क्या होता है जिसमें, तो इसमें होता क्या है कि कभी कभी होता क्या है कि जब हम खाते वक्त बोलते हैं या हंसते हैं, तो कभी एपिग्लोटिस खुला रह गया, तो जिससे अगर हल्का सा ही पानी चला गया तो इसके कारण हमको क्या होता है? सड़क सड़क जाता है। तो इस तरीके से क्या है, मतलब ये एपिग्लोटिस का मेन फंक्शन क्या है कि ये विंड पाइप को कवर करके रखता है जब हम फूड को निगलते हैं तब। ठीक है, इसका यही फंक्शन है, मेन फंक्शन है। दूसरा क्या है कि जो एल्वियोली का नंबर है वो ज्यादा क्यों है? नंबर ऑफ एल्वियोली इन ह्यूमन लंग्स इज मोर मोर देन, मतलब अदर्स दूसरे से कंपेरिजन में हम लोग में बहुत सारे न्यूमरस एल्वियोली है। न्यूमरस एल्वियोली क्यों है? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये गैसियस एक्सचेंज के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। जितना ज्यादा एल्वियोली होगा उतना ज्यादा रेस्पिरेटरी गैस का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन और CO2 का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। तो इसलिए क्या है, हमारे लंग्स के अंदर न्यूमरस क्या है? एल्वियोली प्रेजेंट है। ठीक है, फिर देखते क्या है कि यहाँ पे क्या है, लंग्स के जस्ट नीचे में यहाँ पे इस तरीके का यू शेप क्या होता है? डायफ्राम होता है। इसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। डायग्राम लिखा गया, सॉरी। यहाँ पे क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसको हम डायफ्राम बोलते हैं। और ये डायफ्राम के अलावा क्या है, लंग्स के ऊपर में क्या है, एक क्या एक कवरिंग है जो लंग्स को क्या करता है? दूसरे किसी चोट वगैरह से क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच में क्या है? यहाँ पे लिक्विड भरा रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। अब ये फ्लूइड क्या करता है? लंग्स को किसी दूसरे, मतलब कोई पर्टिकुलर, यहाँ पे जैसे हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो रिब्स में क्या होता है? वो घर्षण होता है, तो घर्षण से वो क्या करता है? लंग्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, उसको बचा करके रखता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? टोटल लंग्स का स्ट्रक्चर हो गया। अब दूसरा ध्यान देने वाली बात है कि जो कार्टिलेज है, जब हम सांस लेते हैं तो ये कोलैप्स कभी नहीं करता है। कार्टिलेज कोलैप्स क्यों नहीं करता है? तो ये ध्यान देना कि कार्टिलेज जो है, जो सॉरी ट्रेकिया जो है वो कोलैप्स नहीं करता है।
ट्रेकिया जो है कोलैप्स क्यों नहीं करता? सांस जब हम छोड़ते हैं या जोर जोर से जब प्राणायाम कीजिएगा, सांस बाहर लीजिएगा और अंदर कीजिएगा, तो हम लोग का जो ट्रेकिया है वो सिकुड़ता नहीं है, वो मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ट्रेकिया जो है वो किसका बना हुआ है, कौन से कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है? तो कार्टिलेज का बना हुआ है। ये कार्टिलेज के बने होने के कारण, ये कार्टिलेज के बने होने के कारण ये क्या होते हैं, ये जल्दी कोलैप्स नहीं करते हैं या चाहे सिकुड़ते नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ट्रेकिया क्यों नहीं कोलैप्स करता है, एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या है, उसके बाद पूछा जाएगा कि एल्वियोली का फंक्शन क्या है, फिर नंबर हम लोग के बॉडी में बहुत सारे न्यूमरस एल्वियोली क्यों प्रेजेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप उस समय आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज या मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब देखिए, सांस जब हम लेते हैं, सांस लेने को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेलेशन बोलते हैं। दो तरीके का है ब्रेथिंग में, दो चीज होता है, याद रखिएगा। ब्रेथिंग कंप्लीट दो प्रोसेस होते हैं। पहला जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन बोलते हैं। पहला जो प्रोसेस उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। पहला जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन बोलते हैं। दूसरा जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन बोलते हैं। एक्सहेलेशन बोलते हैं। तो ब्रेथिंग कब कंप्लीट होगा? जब दोनों एक बार हो जाएंगे सर। जब दोनों एक बार इनहेलेशन हो जाएगा और एक बार एक्सहेलेशन हो जाएगा, तब इसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट ब्रेथिंग साइकिल बोलेंगे। ठीक है, अब इनहेलेशन क्या होता है ये समझ लीजिए। इनहेलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ taking in oxygen from atmosphere एटमोस्फेयर से जब ऑक्सीजन हम ले रहे हैं या एयर ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? इनहेलेशन बोलेंगे। इनहेलेशन। अब इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है एक्सहेलेशन। आपको कुछ नोट करना होगा तो नोट भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है? एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट CO2 फ्रॉम लंग्स से जो CO2 हम बाहर निकाल रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन बोलते हैं। अब ये सब प्रोसेस, इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म हम समझने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग मैकेनिज्म समझेंगे कि कैसे हम लोग के अंदर एयर आ जाता है और कैसे एयर बाहर निकल जाता है। इसके बीच में कुछ पार्टिकुलर प्रेशर काम करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल पार्शियल प्रेशर बोलते हैं लंग्स का। ठीक है, तो उसके वजह से हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन। अब देखिए, मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन समझने से पहले ये देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज प्रेजेंट है। यहाँ पे हम लोग बताए थे क्या, यहाँ पे क्या था? डायफ्राम था। इसके ऊपर जो ये हड्डी प्रेजेंट है, ये जो बोन प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं। रिब्स बोलते हैं। और ये क्या आपका? डायफ्राम है। डायफ्राम। एक मिनट, कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? एक मिनट। हाँ पूछिए, क्या दिक्कत है? किसी को डाउट है तो पूछिए। सर जो डायफ्राम है, उसके बारे में बताइए ना। कौन, किसके बारे में? फिर से बोलिए। डायफ्राम जो लिखे है सर, उसके बारे में बताइए ना। डायग्राम जो लिखे उसके बारे में बताएं। डायफ्राम एग्जाम के बारे में? एग्जाम के बारे में? एग्जाम के बारे में आप बाद में कभी पढ़ लीजिए, कर लीजिएगा। अभी तो पढ़ाई रिवीजन चल रहा है, तो फिर कैसे? नहीं सर, डायफ्राम
डायग्राम तो हम बता समझा दिए। आप लेट से ज्वाइन किए हैं क्या? डायफ्राम। हाँ तो लेट से ज्वाइन किए हैं क्या? हम तो बता दिए इसको। अभी अभी ज्वाइन किए हैं आप? ज्वाइन आपने कब किया है? नहीं सर, आप नहीं समझ पाए थे। लेट से ज्वाइन किए हो? अभी ज्वाइन किए हो कि पहले अब्बे ज्वाइन से किए है। हो? हाँ बोलो, इसमें क्या नहीं समझ में आया डायग्राम में, फिर से बताओ। पहले ज्वाइन किए हैं। हाँ तो क्या नहीं समझ में आया बताइए फिर से। डायग्राम तो सिंपल है, इसमें कुछ समझना क्या है इसमें? डायफ्राम कहाँ, मतलब कैसे उसका प्रयोग किया, मतलब यूज क्या होता है? हाँ तो अभी तो बहुत समझा ही रहे हैं ना। अभी तो डायफ्राम, देखिए यहाँ डायफ्राम है और डायफ्राम, और यहाँ जो ये आपका जो ये जो बोन है इसको हम क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं। समझिए गौर से, ये रिब्स है और ये क्या आपका डायफ्राम है। तो होता क्या है कि जब हम सांस लेते हैं, जब सांस लेना होगा तो क्या होगा कि ये डायफ्राम जो है नीचे की ओर जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये फ्लैटन हो जाता है। और ये जो रिब्स है ये ऊपर की ओर जाएगा, ये रिब्स क्या होगा, अपवार्ड जाएगा। तो जैसे डायफ्राम नीचे गया और रिब्स अपवार्ड गया, दोनों तरफ का रिब्स का क्या जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो लंग्स का जो वॉल्यूम है इंक्रीज कर जाएगा। याद रखिएगा, जो लंग्स का जो वॉल्यूम है, जैसे डायफ्राम नीचे की ओहो। ओर जाएगा और रिब्स ऊपर की ओर जाएगा, तो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज, यस सर। वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ लंग्स। जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो इसके अंदर का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए। जब किसी चीज का वॉल्यूम हम बढ़ेगा। बढ़ा देते हैं बढ़ेगा। तो उसके अंदर जो प्रेशर है किसी चीज का, वो घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। नहीं, घटेगा, बढ़ेगा नहीं। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो घटेगा। प्रेशर घटेगा। अंदर का जो एयर प्रेशर होगा वो घटेगा। जब किसी चीज का जब वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा, बड़ा कर दीजिएगा साइज को, तो अंदर का जो एयर प्रेशर होगा वो क्या होगा, घटेगा। इससे क्या, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज, घटेगा। हाँ डिक्रीज एयर प्रेशर, डिक्रीज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होंगे, लंग्स के अंदर प्रेशर। डिक्रीज करेगा। जब और इतना डिक्रीज करेगा कि बाहर के प्रेशर से क्या हो जाएंगे, बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा, हाइयर हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो हायर। जाएगा। जिससे क्या होगा, जो एयर है बाहर का वो नोज से क्या हो जाएगा, लंग्स में तुरंत आ जाएगा और लंग्स में क्या होगा, एयर फिलअप हो जाएगा। लेकिन जब ये फिर ओरिजिनल पोजीशन में जब आएगा लंग्स, फिर अब डायफ्राम फिर अपने इस पोजीशन में आ गया और ये क्या होगा, रिब्स जो है नीचे की ओर दब गया, डाउनवर्ड मूवमेंट कर गया, तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। उल्टा हो जाएगा इसका, जस्ट अपोजिट। लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो अंदर का प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज का हो जाएगा एटमॉस्फेयर के मुकाबले। तो अंदर का जो एयर है वो फिर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया? फिर से समझाएं। यस सर। चलो, यस सर। नहीं नहीं। अब देखो यहाँ पे देख लो, हम इसको लिख रहे हैं, आप लोग को लिखना हो तो लिख सकते हो। मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन, इनहेलेशन। इसमें क्या होता है, पहला जो होगा, रिब्स मूव अपवर्ड, रिब्स मूव अपवर्ड और डायफ्राम इज फ्लैटेन। डायफ्राम क्या हो गया, फ्लैटेन हो गया। इससे क्या होगा, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस दिस, मूव अपवर्ड डायफ्राम इज फ्लैटेंड। और डायफ्राम इज फ्लैटेन। ठीक है ना, डायफ्राम क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सीधा फ्लैट हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो होगा क्या, ड्यू टू दिस वॉल्यूम ऑफ लंग्स, फ्लैटेंड। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड, ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज। और एयर प्रेशर डिक्रीज।
एयर प्रेशर डिक्रीज दिस कॉज इनहेलेशन प्रोसेस। इसके कारण क्या होगा? इनहेलेशन प्रोसेस होगा। इनहेलेशन प्रोसेस याद रखिएगा, ये मैकेनिज्म पूछा जाता है आप लोग से, कैसे इनहेलेशन होता है। आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है इनहेलेशन। अब हम लोग एक्सेलेशन पढ़ लेते हैं। एक्सेलेशन में क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्सेलेशन देख लीजिए, कैसे हम सांस बाहर छोड़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्सेलेशन। अब इसमें होता क्या है? पहला, रिब्स मूव डाउनवर्ड। वहां पे क्या हुआ था? अपवर्ड हुआ था, यहाँ पे डाउनवर्ड मूव करेगा। रिब्स मूव डाउनवर्ड, और जो डायफ्राम इन नॉर्मल पोजीशन, डायफ्राम कम्स दिवांग, अपने आप को म्यूट करो। डायफ्राम कम्स इन नॉर्मल पोजीशन। डायफ्राम कहाँ चले आएंगे? अपने नॉर्मल पोजीशन में चले आएंगे। इससे क्या होगा? ड्यू टू दिस द वॉल्यूम ऑफ लंग्स इज डिक्रीज। वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एंड एयर प्रेशर इंक्रीज। एयर प्रेशर क्या हो जाएंगे? इंक्रीज कर जाएंगे। एयर प्रेशर इंक्रीज। और इसके कारण क्या होगा? दिस कॉज एक्सेलेशन। और इसके कारण क्या होगा? एक्सेलेशन होगा। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस है। इसके कारण क्या होता है? इनहेलेशन होता है और एक्सेलेशन होता है। अब इसमें ध्यान देना है कि कैसे हो रहा है, ये भी समझ लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे जो एल्वियोली है, यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं? ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं। एल्वियोली के पास इस तरह के एल्वियोली होते हैं, इस तरीके का एल्वियोली है। और यहाँ पे इस तरीके का बहुत सारे क्या है? ब्लड वेसल निकले हुए हैं। यहाँ से ऐसे करके बहुत सारे ब्लड वेसल्स निकले हुए हैं। ऐसे बहुत सारे ब्लड वेसल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे माइन्यूट ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं। ये क्या आपका? एल्वियोली। याद रखिए, समझिएगा गौर से। एल्वियोली है, ये क्या आपका? ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स है। और एक ये इसमें से मान लीजिए एयर अंदर आया। एयर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेज होते हैं। अब एयर में क्या है? ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है, सारे गैसेज है। अब इस ब्लड में क्या ऐसा चीज है जिसके कारण ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन को टेकअप करेगा। तो ब्लड के अंदर क्या है? कौन सा पिगमेंट है? याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट क्या करेगा? सिर्फ ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, बाकी सब गैस से बाइंड नहीं करेगा। तो जैसे एयर आया एल्वियोली में, और एयर यहाँ से ऑक्सीजन एक्सचेंज होकर कहाँ आ जाते हैं? ब्लड में आ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। और ब्लड में जैसे ऑक्सीजन मिलते हैं हीमोग्लोबिन के मदद से, तो ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड में जब ऑक्सीजन आ गए तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गए। और इस तरीके से क्या होगा? ये ब्लड अब फिर कहाँ चले जाएंगे? हार्ट में चले जाते हैं। वहां से हार्ट में जाने के बाद फिर वो पूरे बॉडी में जाते हैं। इस तरीके से होगा। लेकिन इधर से जो ब्लड आ रहे हैं, पूरे बॉडी से जो ब्लड आ रहा है, इधर से ब्लड कहाँ जा रहा है? इधर से जा रहा है हार्ट में जा रहा है। याद रखिएगा, हार्ट में जा रहा है। और इधर से जो ब्लड आ रहा है पूरे बॉडी से आ रहा है। तो पूरे बॉडी से जो ब्लड आता है, इसमें क्या होता है? एक ऐसा ब्लड होता है, CO2 के साथ ब्लड मिक्स होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ये ब्लड विथ CO2 इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। अब इस ब्लड में जो CO2 है, CO2 फिर यहाँ आके क्या होगा? लंग्स में आ जाएगा। CO2 लंग्स में आ गए, अल्वियोली में आ गए। अल्वियोली में आने के बाद फिर क्या होंगे? हम CO2 को एक्सेलेशन प्रोसेस से फिर हम CO2 को क्या करेंगे? बाहर छोड़ देते हैं। और इस तरीके से क्या होता है? हम लोग का गैसियस एक्सचेंज होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हमारे बॉडी में दोनों चीज क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं। CO2 भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं
और ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाले रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा। कौन से ऐसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाला रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन आसानी से बाइंड कर जाएंगे। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए आपसे कि अगर यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में सबसे ज्यादा एफिनिटी किसके प्रति है हीमोग्लोबिन का? तो सबसे ज्यादा एफिनिटी किसके प्रति है? कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति। अगर दोनों मिले, ऑक्सीजन पहले और कार्बन डाइऑक्साइड पहले मिले, तो क्या होगा? इसमें सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेंगे? पहले जा करके बाइंड करेंगे। और कार्बन मोनोऑक्साइड पहले बाइंड करेंगे, जिसके कारण क्या होगा? जैसे कार्बन ऑक्साइड हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जरूरी नहीं है, तो क्या होगा? हम लोग लास्टली क्या हो जाएंगे? लेक्सेस ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड लेने के कारण क्या होता है? लास्टली हम लोग बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोर एफिनिटी किसके प्रति है हीमोग्लोबिन का? कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति है, और उससे कम किस ऑक्सीजन के प्रति है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर बॉडी के पास बॉडी अगर किसी रूम में सोए हुए हैं और वहां बहुत सारा धुआं कर दिए, तो बॉडी हम लोग का क्या लेने लगेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड लेने लगेगा, और लास्टली क्या हो जाइएगा? बेहोश हो जाइएगा, गिर जाइएगा। फिर आपको सब उठा के डॉक्टर के यहाँ ले जाएगा। फिर डॉक्टर के यहाँ ले जाएगा, फिर वहां पे आपका इलाज होगा। कहीं ज्यादा देर हो गया तो मर भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि अगर पूछा जाए कि मोर एफिनिटी हीमोग्लोबिन का ज्यादा एफिनिटी किसके तरफ है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के तरफ ज्यादा एफिनिटी है। और ऑक्सीजन के प्रति भी एफिनिटी है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड से कम है। अगर दोनों एक साथ आते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड पहले बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से। दूसरा ये ध्यान रखना है, कि CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द CO2 जो होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं डिजोल्व होकर के। ब्लड में क्या होते हैं? ये डिजोल्व हो जाते हैं, वाटर में डिजोल्व होने की इसमें एबिलिटी होती है। तो ब्लड CO2 कैसे होते हैं? डिजोल्व फॉर्म में होते हैं। ब्लड में डिजोल्व होकर तब ट्रांसपोर्ट होते हैं। सिंपली डिजोल्व हो जाएंगे, और कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द CO2 है वो ब्लड में जो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर है जो उसका लिक्विड पार्ट है, उसमें डिजोल्व हो जाते हैं, और उससे थ्रू क्या होते हैं? वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके तब वो ब्लड में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हम बोलते हैं कि, कि हम किस चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मतलब क्या कि कोई भी चीज को हम एक जगह से दूसरे जगह क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि कोई भी जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है एक एक जगह पे एब्जॉर्ब हुए और किसी दूसरे जगह पे जा करके दूसरे जगह पे जा रहे हैं, मतलब किसी माध्यम से जा रहे हैं दूसरे जगह, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन पहले देख लीजिए। इट इज अ लाइफ प्रोसेस, एक तरह का क्या है? ये भी लाइफ प्रोसेस है। इन विच a substance in which a substance absorb in one part and carry to other part by
भाई वेरियस मीन्स इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। मतलब यहाँ ये समझिए, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़े थे कि जब हम खाना खाते हैं तो उसका फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, फूड यहाँ पे क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, कहाँ गया, ब्लड में आ गया। अब ये यहाँ ब्लड है, यहाँ पे फूड आ गया। अब ये फूड मॉलिक्यूल ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट होकर के यहाँ पे तो एब्जॉर्ब हुए, और ये क्या हो गए, ट्रांसपोर्ट के कहाँ आ गए, ये पर्टिकुलर सेल के पास आ गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोल रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में जो इम्पोर्टेंट जो जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए बहुत सारे क्या हैं, इसमें वेरियस मीन्स हैं। जैसे पहला जो है ब्लड है, ब्लड के साथ साथ ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या है, हार्ट है, हार्ट के बाद क्या है, लिम्फ है, लिम्फ के बाद क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स है। तो ये सारे क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या है, एक लिम्फ लिम्फेटिक वेसल्स है। ये सब क्या है, एक तरह का हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए में हेल्प करने वाले ये सब क्या है, वेरियस मीन्स है। अब ये सभी क्या करते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जैसे ब्लड का कुछ और रोल है, ब्लड वेसल का कुछ और रोल है, हार्ट का कुछ और रोल है, लिम्फ का कुछ और रोल है। तो अलग अलग हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे कि क्या किसका क्या क्या रोल है। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं अभी कि ब्लड में अगर ऑक्सीजन मिक्स है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और ब्लड में अगर CO2 मिक्स है तो उसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। लेकिन ब्लड एक्चुअली है क्या, तो ब्लड को हम लोग बोलते हैं एक तरह का क्या है, रेड कलर का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं लिक्विड पार्ट। इसके दो पार्ट हैं, लिक्विड कंपोनेंट या दो कंपोनेंट बोल सकते हैं, लिक्विड पार्ट और दूसरा क्या है, सॉलिड पार्ट। ब्लड के दो पार्ट हैं, याद रखिएगा। लिक्विड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। इसके लिक्विड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। जो पूरे ब्लड का कितना परसेंट होता है, पूरे ब्लड का 55% होता है। और ये सॉलिड पार्ट क्या है आपका, तो इसके ब्लड कॉर्पसल्स हैं, आरबीसी हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए और प्लेटलेट्स हो गए। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। ये प्लेटलेट्स हो गए, ये सभी क्या है आपके आरबीसी कॉर्पसल्स हैं। ये सभी क्या है, मतलब ये ब्लड कॉर्पसल्स हैं। अब ये दोनों क्या है, आपस में मिले हुए हैं। ये कितने हैं पूरे ब्लड का, 45%। अब दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, एक ब्लड बनाते हैं। अब ब्लड में प्लाज्मा जो है, इसमें क्या है, इसमें बहुत क्या है, वाटर है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। वाटर कितना है, 95% है। फिर देखते क्या है, इसके अंदर क्या है, सॉल्यूट जो है, जो इसके अंदर जो मिले हुए हैं, प्रोटीन मिनरल्स वगैरह, वो सब कितने हैं, 8% है। यहाँ पे सॉरी 92% खींचे तब 100% हो गए। बाकी सब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, फूड भी होते हैं, एंटीबॉडी भी होते हैं, यूरिया भी होते हैं, सब डिजोल्व फॉर्म में होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हैं, ये तो आपको पता ही है कि इस दोनों का फॉर्मेशन कहाँ होते हैं। तो ये बॉडी के अंदर ब्लड बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन हो रहा है, बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है, बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन हो रहा है। दोनों का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। दूसरा क्या है कि दोनों का लाइफ स्पेन अलग अलग है। आरबीसी का लाइफ स्पेन मैक्सिमम कितना है, 120 डे है। और इसका जो लाइफ स्पेन है कितना है, अब देखिएगा डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कितना है, 12 आवर से लेकर के कुछ दिन तक है इसका लाइफ स्पेन। तो ये सभी का क्या है, अलग अलग। दूसरा ये ध्यान देना कि आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस होते हैं। मेन यहाँ देखना है प्लेटलेट्स का फंक्शन। प्लेटलेट का क्या फंक्शन है, देखिए प्लेटलेट्स क्या करता है, जैसे हम लोग देखते हैं साइकिल का पंचर जब हो जाता है तो साइकिल का इफिशियंसी, काम करने का इफिशियंसी क्या होता है, घट जाता है। तो अगर हमारे बॉडी में कहीं पंक्चर हो गए, हम लोग का वेन वगैरह या कहीं नस वगैरह कहीं पंक्चर हो गया, तो जो फ्लो, ब्लड फ्लो का जो इफिशियंसी है वो कम हो जाए।
तो ये गॉड गिफ्टेड सब्सटेंस दिया गया है क्लॉटिंग के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गए, पोर हो गए, तो इस पोर को भरने के लिए क्या होंगे कि यहाँ पे प्लेटलेट्स निकलेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको फिलअप कर देंगे, ताकि ब्लड का जो फ्लो का जो इफिशियंसी है वो बरकरार रहे, मेंटेन रहे। तो ब्लड के फ्लो की इफिशियंसी को मेंटेन करने के लिए और ब्लड ब्लड वेसल्स में कहीं लीकेज है उसको भरने के लिए, या कहीं कट गया, कहीं चोट लग गए, वहाँ का ब्लड वेसल टूट गया, तो उस चीज को रिपेयर करने के लिए वहाँ पे क्या आते हैं, प्लेटलेट्स आते हैं, जो क्या करते हैं, क्लॉटिंग करके उस पार्टिकुलर पोर को, लीकेज को फिलअप करने का